तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये बात की। अच्छा, इससे पहले नहीं, कुछ बातें इससे पहले भी हैं। वो हैं कि हमने कहा कि मैक सब लेयर का एक काम मीडियम को एक्सेस करवाना है। अब आपको पता है कि मीडियम गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है। तो मीडियम तो दोनों तरह का हो सकता है। तो हमारा मकसद ये है कि इस मीडियम को कैसे एक्सेस करें। तो हमने कहा सलमान के दो तरीके हैं। एक हमने कहा कि कंट्रोल्ड मेथड है कि कोई इसको कंट्रोल करे, और दूसरा मेथड हमने कहा कि नहीं, कंटेंशन बेस्ड है। कंटेंशन बेस्ड है। इसकी एक जेनेरिक सी एग्जांपल दे दूं तो ये कहना मकसद है इसका कि अगर मिसाल के तौर पे आपकी क्लास है और यहाँ पे सीट नंबर्स लगे हों और आपको एक कार्ड दे दिया जाए कि आपने इसी सीट पे बैठना है, तो फिर आपको इसी को कंटेंट नहीं कर रहे। आपको भाग के कमरे कमरे के अंदर आने की जरूरत नहीं है कि जी मैं देखूं सीट खाली है तो मैं जाके कब्जा कर लूं। फिर आप जाएंगे और वहां पे आराम से आएंगे और कहेंगे सीट मेरी है, बस अगर यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। जिसकी सीट पीछे है वो पीछे बैठ जाएगा, जिसकी आगे है वो आगे बैठ जाएगा। इसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड है। क्योंकि आपको कार्ड किसी ने दिया तो इसका मतलब उसने आपको कंट्रोल किया है। इसी तरह कंटेंशन बेस्ड का होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए कि जी जो मर्जी कुर्सी आप ले लें, तो लेट करें यहाँ पे 30 कुर्सियां और 50 लोग हैं। स्टूडेंट 50 है लेकिन सीटें 30 हैं। तो अब हर कोई कंटेंट करेगा, लड़ाई करेगा कि मैं कुर्सी को कब्जा करूं। अब इसी की इसको मैं अपने नेटवर्क्स में अगर एग्जांपल में लाऊं, ये तो मैंने जेनेरिक एग्जांपल दी ताकि यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट मीन बाय कंट्रोल्ड एक्सेस एंड व्हाट मीन बाय कंटेंशन बेस्ड एक्सेस। अगर मैं कंट्रोल्ड बेस की बात करूं तो हमारे पीएसटीएन में एक मेथड इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्या नाम है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें जो हमारा टीडीएम का फ्रेम होता है, एग्जैक्ट बात मैं आपको बताऊंगा, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं PCM30, पल्स कोड मॉड्यूलेशन नंबर 30। शायद आपने नाम सुना हो। इसमें ये पूरा का पूरा जो फ्रेम है, ये 30 स्लॉट्स पे को तोड़ दिया जाता है। ये स्लॉट नंबर 1 है, ये स्लॉट नंबर 2 है, ये स्लॉट नंबर 3 है, और ये स्लॉट नंबर 31 है। इसमें जो स्लॉट नंबर 16 होती है वो कंट्रोल के लिए होती है, इसलिए ओवरऑल इसको भूल जाओ तो बाकी 30 स्लॉट्स मैंने दुरुस्त कहा। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये पहली स्लॉट जो है ये सलमान को दे दी गई, दूसरी स्लॉट जो है ये फैजान को दे दी गई, तीसरी स्लॉट जो है वो अब्दुल अब्दुल मोइज को दे दी गई। तो अब यहां पे देख रहे हैं कि ये स्लॉट्स अब फिक्स हो गई हैं। अब हर ये अगर पूरा का पूरा एक फ्रेम लेट करो कि 2 मिली सेकंड के बाद आता है, तो हर 2 मिली सेकंड के बाद ये फ्रेम अपने आप को रिपीट करता है। और स्लॉट नंबर 3 हमेशा जो है वो, चाहे डेटा है मोइज के पास के नहीं है, अब्दुल मोइज को स्लॉट नंबर 3 उसकी है। अगर उसके पास डेटा है तो वो इसमें लिख देगा। ओके। तो अगर इसके पास डेटा है तो ये इसके अंदर डाल देगा, और अगर नहीं है तो ये स्लॉट खाली चली जाएगी। इसका मतलब है कि किसी ने कंट्रोल किया है और मोइज को बताया है कि हर 2 मिली सेकंड के बाद थर्ड नंबर स्लॉट में तुमने जाना है, तो ये कंट्रोल्ड है। ठीक है जी। इसके मुकाबले में मैं आपको एग्जांपल देता हूं कंटेंशन बेस्ड की, और दो एग्जांपल देता हूं। एक क्लासिकल इथरनेट की, जिसमें इस्तेमाल होता है CSMACD, और दूसरा है वाईफाई में जिसको कहते हैं CSMACA। तो दोनों को एक्सप्लेन करता हूं तो बात क्लियर हो जाएगी कि क्यों इसको मैं कंटेंशन बेस्ड कह रहा हूं। लेकिन पहले मैं इसकी एब्रीविएशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर हम इसकी एब्रीविएशन को देखें तो ये जो C है, CS, इसका मतलब है कैरियर सेंस। कैरियर सेंस। ये जो M है इसका मतलब है मल्टीपल एक्सेस। मल्टी एक्सेस। और CD का मतलब है कोलिजन डिटेक्शन।
कोलिजन डिटेक्शन, ये है इसकी एब्रीविएशन। और अगर आप यहां पे अवॉइड कर रहे हैं, ए है, तो फिर इसका मतलब होगा कोलिजन एवॉइडेंस। आप कोलिजन को डिटेक्ट नहीं कर रहे, आप कोलिजन को अवॉइड कर रहे हैं। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं। कोलिजन डिटेक्शन से मुराद जी, तो अगर मैं यहां पे इसको एक्सप्लेन करूं, पहले स्टार्ट ले लूं सी एस एम ए सी डी पे, तो मैंने कहा कि सी एस से मुराद है कैरियर सेंस। कैरियर सेंस, सेंस का मतलब होता है, इसकी आसान सी एग्जांपल लूं, मिसाल के तौर पे अभी आप छुट्टी करेंगे, और छुट्टी करने के बाद आप, ये हमारी यूनिवर्सिटी का इंटरनल जिसको हम रोड 2 कहते हैं, इस रोड 2 से आप बाहर निकलेंगे और ये यूनिवर्सिटी रोड है, यहां पे आप चले जाएंगे। अब हर कोई जो यहाँ पे आता है, पैर वो ये नहीं करता, वो अगर करता है तो वो ड्राइवर नहीं है, कि यहां से बस आंखें बंद करके आए और टक करके गाड़ी मोड़ दे। इवन चले अगर ये तो आपको थोड़ा सा दूर नजर नहीं आ रहा, तो मैं ये ज्यूम करवा देता हूं कि, मैं ये ज्यूम करवा देता हूं कि ये मेरा अंदर का यूनिवर्सिटी का ये रोड है। तो ये यूनिवर्सिटी का रोड, यूटी के अंदर ये रोड है, और ये बाहर जो हमारा रोड है, इसके ऊपर हम यहां से गाड़ियां एग्जिट करती हैं और इस रोड पे जाती हैं, चाहे वो इधर जाना चाहे, चाहे वो इधर जाना चाहे, कोई शक नहीं। अब अगर ये बात मेरी दुरुस्त है, तो फिर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब भी ये ड्राइवर साहब यहाँ पहुंचते हैं, अगर वो वाकई ड्राइवर है, तो वो दोनों तरफ का अपनी गर्दन घुमा के चेक करता है कि रोड खाली है कि नहीं है। अगर खाली होता है तो अपनी गाड़ी इस पे डाल देता है, और अगर यहां से कोई भी गाड़ी गुजर रही हो पहले से, तो थोड़ी सी देर के लिए रुक जाता है। तो यही इसी अमल को कहते हैं कैरियर सेंस। आप एज्यूम करें कि आप यहाँ पे पैकेट जा रहे हैं, अब गाड़ियों के बजाय आप पैकेट्स को एज्यूम कर लें, तो ये पैकेट्स यहाँ पे जा रहे हैं, और यहाँ पे जो कोई भी इसके साथ अपनी पैकेट इस बस के ऊपर, इसको हम बस कहेंगे रोड की बजाय, इस बस पे डालना चाहता है, तो पहले वो चेक करता है कि किसी और का पैकेट तो यहाँ नहीं है। अगर है तो वो बैक ऑफ कर जाता है, यानी रुक जाता है, नहीं बेचता, क्योंकि उसको पता है कि अगर किसी और का पैकेट भी जा रहा है, जैसे गाड़ी वाले को पता होता है कि किसी और की गाड़ी जा रही है, और अगर मैंने भी अपनी गाड़ी डाल दी तो फिर डस्ट की आवाज आएगी। ऐसे ही होता है ना। तो यहां पर भी होता है, लेकिन वहां भी नुकसान है। यहां भी नुकसान है, क्योंकि ये दोनों पैकेट जब आपस में मिक्स हो जाएंगे यहाँ पे कोलिजन की वजह से, तो वो डेटा ना फिर इसका काम का है और ना इसके काम का है, वो गार्बेज बन चुका है, वो गार्बेज बन जाएगा। तो दोनों के लिए ठीक नहीं। इस अमल को कहते हैं कैरियर सेंस। ठीक हो गया। अब इसको मल्टीपल एक्सेस क्यों कहते हैं? मल्टीपल एक्सेस को इसलिए कहते हैं कि यहां पे मल्टीपल ये रोड्स हैं, मल्टीपल नोड्स लगी हुई हैं, और हर कोई अपना डेटा इसमें डाल रहा है। इसका मतलब ये जो मेन बस है, ये किसी एक की नहीं है, दैट इज मल्टीपल एक्सेस। इसकी और एग्जांपल, मिसाल के तौर पे हम सब लोग इस वक्त वाईफाई के जरिए कनेक्टेड हैं। तो आपको पता है कि वाईफाई इज थ्रू एयर, तो इसमें मैं भी भेज रहा हूँ, सलमान भी भेज रहा है, फैजान भी भेज रहा है, अब्दुलरहमान भी भेज रहा है, मोइज भी भेज रहा है, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब है कि ये मीडियम जो है, ये मल्टीपल एक्सेस मीडियम है। बात समझ आ रही है ना। लेकिन इसके मुकाबले में अगर मैं यहाँ पे एक यूटीपी केबल, एक यूटीपी या एसटीपी केबल लगा के स्विच के साथ लगा दूं, ये स्विच पड़ा है, इस स्विच के साथ लगा दूं, तो इस केबल पे और किसी का हक हरगिज नहीं है। इसका मतलब ये मल्टीपल एक्सेस मीडियम नहीं। तो अब आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी कि मल्टीपल एक्सेस किसे कहते हैं। क्या ख्याल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मरियम, सदीक, समीउल्लाह, आजान, मुजम्मिल, उमर जलाल, वजाहत हुसैन, जबीउल्लाह, कोई क्लैरिटी फर्दर चाहिए? क्योंकि टर्म्स की मतलब समझ आ जाए, फिर आसानी से पूरा, क्योंकि ये एक एल्गोरिथम है,
तो एल्गो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो मुझे यहां पे नजर आ रहा है क्लियर है। तो क्लियर क्या है मैं, सर। नाइस जी। तो अगर सबको क्लियर है तो अच्छी बात। तो इसको, इसका मतलब है कि ये मीडियम मल्टीपल एक्सेस मीडियम है, ये डेडिकेटेड मीडियम नहीं है किसी का। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब हम चाहते क्या है कि कोलिजन ना हो। जी, देख लेते हैं कि कुछ और हमें इंपॉर्टेंट चीज मिली हो। समीउल्लाह का क्लियर, सैयद का भी क्लियर, और मोहम्मद का भी क्लियर। ठीक है जी, नाइस जी, थैंक्स फॉर फीडबैक। अब कोलिजन डिटेक्शन का क्या मतलब है? कोलिजन डिटेक्शन का ये मतलब होता है कि हमने पहले अपनी तरफ से तो कोशिश की कि कैरियर को सेंस किया। हमने ये कोशिश की, कैरियर को सेंस किया। कैरियर सेंस करने का मकसद ये था कि हम चाहते थे कि अगर कोलिजन ना हो, हम चाहते थे कि कोलिजन हरगिज ना हो। इसलिए हमने गाड़ी को रोक के दोनों तरफ रोड के देखा। ओके, लेकिन अब इसकी एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पे, ये एक एक रोड है, ये दूसरा रोड साथ है, और इन दोनों ने इस मेन रोड को चेक किया। इस मेन रोड को चेक किया, इसने भी फील किया, ब्लू ने भी फील किया कि ये साफ है, और ऑरेंज ने भी किया कि ये कोई नहीं है। तो दोनों ने अपना सिग्नल इस मीडियम पे निकाल दिया। दोनों ने मीडियम पे निकाल दिया। दोनों की गलती नहीं है, दोनों ड्राइवरों ने अपनी तरफ से कैरियर सेंस किया। दोनों को लगा कि ये मीडियम एम्प्टी है, यहां पे किसी और का सिग्नल नहीं है। कैरियर सेंस ने ये जवाब दिया। लेकिन उस वक्त ये खाली था, लेकिन उसी के चंद माइक्रो सेकंड के बाद या मिली सेकंड के बाद ये खाली नहीं रहा। तो अब दो का इसके बाहर आ गया। तो डेफिनेटली दीज टू विल कोलाइड विद वन अनदर। तो इस टाइम पे हमें इस कोलिजन को डिटेक्ट करना होगा। अब्दुल मुइज कहेगा क्या जरूरत है डिटेक्ट करने की? भेजते जाओ। अभी तो मैं जितना मैं भेजता जाऊंगा उतनी कोलिजन बढ़ती जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने देख लिया कि आपकी गाड़ी ने, आपके बम्पर ने दूसरे के बम्पर को टच कर लिया है, और उसके बाद भी आप एक्सीलेटर दें, तो इसका मतलब है कि, और दोनों एक्सीलेटर दे रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो लाभ तो गाड़ी का नुकसान और ज्यादा होगा। तो यहां भी मकसद ये है कि हमें जूं ही पता चले कि भाई कोलिजन हो गई है, हमें यहां से दोनों को स्टॉप कर देना चाहिए। क्यों फैजान? अकल भी यही कहता है। तो हम यही चीज चाहते हैं कि अगर कोलिजन हो जाए, अब सवाल ये है कि गाड़ी की जब एक दूसरे से कोलाइड करती है, तो आप कह सकते हैं झटका लगेगा, आवाज आएगी, जिससे पता चल जाएगा कि कुछ गलत हो गया है। लेकिन यहां पे कैसे पता चलेगा कि कोलिजन हो गई है? क्वेश्चन ये है मेरी तरफ से कि यहां कैसे पता चलेगा कि ये कुछ गड़बड़ हो गई है शहजाद, यानी कोलिजन हो गई है। गड़बड़ से मुराद, यहां मेरी मुराद है कोलिजन हो गई है। तो कोई जवाब देना पसंद करेंगे? कोलिजन डिटेक्टर लगा दें? तो कोलिजन डिटेक्टर कैसे कोलिजन, ये तो क्वेश्चन तो फिर वहीं पे है। वो कर लेंगे, आप नहीं करते। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, तो वो भी यही करेगा, इसलिए हम ही करेंगे। हाँ, बाहर से किसी ने आके हमारे लिए नहीं करना। तो जवाब ये है, क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि मैं ये एग्जांपल जो दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं इथरनेट से, क्लासिकल इथरनेट से दे रहा हूं, लेगेसी इथरनेट से दे रहा हूं। तो ये भी इथरनेट है, ये भी इथरनेट है। अगर ये दोनों इथरनेट है, इनको पता है और इनको पता है कि हमारा सिग्नल जो है वो डिजिटल सिग्नल है। क्या है? डिजिटल है। अगर ये डिजिटल है, तो याद रखें कि हमारे स्टूडेंट डिजिटल को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करते। हमारे स्टूडेंट, डिजिटल की बेसिक डेफिनेशन ये है कि अगर कोई सिग्नल टाइम एक्सेस पे भी, या एक्स एक्सेस पे, जो मर्जी नाम दे दो, एक्स एक्सेस पे ये सिग्नल एट डिस्क्रीट टाइम पे मौजूद हो, हर वक्त मौजूद ना हो। पहली बात, मिसाल तो मैं, मेरी वॉइस है, तो अगर मैं अपनी वॉइस को यहां प्लॉट करूं,
ये टाइम एक्सिस है और ये एम्पलीट्यूड है मेरी वॉइस का, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब है कि दिस इज अवेलेबल, दिस एम्पलीट्यूड या दिस वॉइस सिग्नल इज अवेलेबल ऑल द टाइम। ये जो दो के दरमियान में आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है, ये दिस इज नॉट ट्रू। दिस इज अवेलेबल एट एवरी माइक्रो मिली नैनो सेकेंड्स। तो इसका मतलब है कि इसकी इनफाइनाइट टाइम की भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट। पहली बात हो गई। दूसरी बात कि इसका जो एम्पलीट्यूड है सिग्नल का, इसके भी इनफाइनाइट लेवल्स हैं। क्या है? इनफाइनाइट लेवल्स। समझ आ गई? ऐसे सिग्नल को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल, या आप इसको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल भी कह सकते हैं। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। क्यों फैजान, क्यों कंफ्यूज्ड है? ठीक है। अब तो रहमान और शहजाद इसके मुकाबले में, अगर आपका सिग्नल खास खास टाइम पे अवेलेबल है, हर वक्त नहीं है, और और मिसाल तो पे इन टाइम पे अवेलेबल है, और इस टाइम पे भी इसके जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो मखसूस हैं, वो मखसूस हैं। लाइक हियर। नाइस। ओके। तो हर, अब आप देख सकते हैं कि यहां पे कितने लेवल्स हैं? सिर्फ एक, दो, तीन, चार। इसका मतलब है कि फाइनाइट लेवल्स हैं। क्या है? फाइनाइट लेवल्स हैं। और यहां भी फाइनाइट लेवल्स हैं या वैल्यूज हैं या पॉइंट्स हैं। ऐसा सिग्नल जिसमें एक्स एक्सिस पे भी फाइनाइट वैल्यूज हो, फाइनाइट पॉइंट्स हो, लेवल्स से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं फाइनाइट पॉइंट्स लिख देता हूं। यहां भी फाइनाइट पॉइंट और यहां भी फाइनाइट लेवल्स। फाइनाइट मतलब फिक्स, इनफाइनाइट नहीं है, जैसे यहां पे इनफाइनाइट लेवल्स हैं। तो ऐसे सिग्नल को हम कहते हैं ये डिजिटल सिग्नल है। समझ आ गई? अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस अपने। और क्वेश्चन हमारा ये है कि जेंटलमैन, यहां से अगर हम कहते हैं ये डिजिट, अब आपको समझ आ गई डिजिटल सिग्नल किसे कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमारा सिग्नल, हम एज्यूम कर रहे थे दो लेवल है, फाइनाइट, फाइनाइट का है ना, आसान कर लेता हूं, दो लेवल है। इसका मतलब है या तो वो +5 वोल्ट पे होता है या वो -5 वोल्ट पे होता है। दो लेवल्स हैं। तो अब और यहां से भी लागू तौर पे अगर ये स्टैंडर्ड है, तो फिर दूसरे चैनल से भी +5 और -5 ही होंगे। अगर आप यहां सेंस करें और आपको +5 और -5 मिल रहा है, इसका मतलब है आप ही के भेजा हुआ सिग्नल उस पे है। और अगर यहां पे साहबजादा साहबजादा को फील होता है कि यहां पे इसको कोई +10 और -10 की रेंज में कुछ चीजें मिल रही हैं, तो इसको पता है मैंने तो +10 और -10 नहीं भेजी, इसका मतलब किसी और का +5 और -5 भी इसके अंदर ऐड हो गया है। तो ओ मतलब -10 से +10 का मतलब दरम्यान में कहीं जीरो है, कहीं प्लस, मैंने तो कभी जीरो नहीं भेजा। तो इसका मतलब है कि आपके भेजे के अलावा समथिंग जो है वो उस मीडियम पे है। समझ जाओ कि कोलिजन हो गई है। और जो ही समझ आ जाए कि कोलिजन हो गई है, आप स्टॉप कर जाओ। क्योंकि मैंने पहले कहा कि अगर आप स्टॉप नहीं करेंगे, नहीं, आपको यहां पे आपको डिफरेंट लेवल्स फील हो गए जो आपने नहीं भेजा, और गाड़ी की एग्जांपल में आपको आवाज आ गई, इसका मतलब गाड़ी लग चुकी है। या आवाज, आवाज तो डेफिनेटली, लेकिन नहीं तो झटका लगा, तो पता चल गया कि किसी ने मुझे हिट कर दी है। तो उसके बाद कोई भी ड्राइवर ये नहीं करता कि और एक्सीलेटर देता है, वो एकदम ब्रेक लगाता है, नहीं स्टॉप करता है। तो इसका मतलब है कि आपको ये मेरी बात भी समझ आ गई कि हम कैरी, जब जब कोलिजन हो जाती है, हम तो हमारे लिए जरूरी है कि हम उसको कोलिजन को डिटेक्ट करें। जब कोलिजन डिटेक्ट कर लेते हैं, जब कोलिजन डिटेक्ट कर लेते हैं, तो हम, मैंने अभी लफ्ज इस्तेमाल किया, हम स्टॉप कर लेते हैं। अब मैं लफ्ज एग्जैक्टली इस्तेमाल करूंगा, हम एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ कर लेते हैं, ये रियल वर्ल्ड टर्म है। अब इसका मतलब क्या है?
ये बात तो समझ में आती है, बैक ऑफ का मतलब होता है, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है, कि अगर कोई काम आप कर रहे हो और आप उससे पीछे हटना चाहें तो आप कहते हैं मैंने बैक ऑफ कर लिया है। मिसाल के तौर पे आपने अपने दोस्त को कहा कि जी कल मैं आपको कौन सी पिशावर यूनिवर्सिटी की सीटीएस कौन सी वो है कैफे, एक तो फ्यूटर हॉल के पास जो कैफेटेरिया है, क्या नाम है उसका? HTC। HTC, चले जी, STC, STC। अब यहाँ पे किसने STC का नाम बताया ताकि हम उसकी एग्जांपल उसी से बना लें? सर HTC है उसका नाम। ठीक है, आपका नाम क्या है? वजाहत हुसैन। वजाहत हुसैन। तो वजाहत हुसैन ने ये बताया कि जनाब STC, अब वजाहत हुसैन ने अपने सारे क्लास फेलो को कहा है कि जी मैं आपको STC ले जाके चाय पिलाऊंगा, लेकिन अगले दिन इसको पता चला मेरी जेब में तो पैसे ही नहीं है, तो इसने अपने उस डिसीजन से क्या कर दिया, बैक ऑफ कर दिया कि नहीं जी नंचे में निश्ता। समझ आ गई ना? तो बैक ऑफ आपको समझ आ गई, इसका मतलब जब कोलिजन हो जाती है तो आप सेंडिंग को बैक ऑफ कर देते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब एक चीज सिर्फ रहेगी, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। एक्सपोनेंशियल का मतलब है, एक्सपोनेंशियल एक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है। अगर आपने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स, तो आपने मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हैं। मिसाल के तौर पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, परीतो डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, वीबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन हैं जो कि रैंडम नंबर्स को, डिटर्मिनिस्टिक की नहीं कह रहा, रैंडम नंबर्स को डिटेक्ट तो मैं नहीं कहूंगा, उनको मॉडल करती हैं, दैट्स द राइट वर्ड। यानी कि रैंडमली जो आप नंबर जनरेट करते हैं, इससे भी पहले अगर चलें, अगर आप मुझे इधर भी नहीं, कंफर्ट जोन में आपका नहीं है, तो सबसे पहले मैं पूछूंगा मॉडल किसे कहते हैं? कोई है जो मुझे बताए कि मॉडल किसे कहते हैं, ये मॉडलिंग किसे कहते हैं? दैट इज द आंसर। किसी चीज को मिमिक करना इज मॉडलिंग। मिसाल मैं नॉर्मली ये देता होता हूं कि शायद अब भी आता होगा, सेंसोडाइन की एक एड आती है टीवी पे, और अगर आपने गौर से उस ऐड को देखा हो तो उसमें बताते ही हैं कि एक खातून या एक, यानी कि मेल मॉडल या फीमेल मॉडल, एकदम अपने मुंह पे हाथ रख के ऐसा मुंह बनाती है जैसे लगता है कि सख्त तकलीफ में है। अगर मैं साहबजादा से पूछूं क्या वाकई उसको ये तकलीफ है, तो साहबजादा कहने जी गप लग गई। इसका मतलब ये हुआ कि उसको तकलीफ नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे पेशेंट की मिमिक्री कर रही है या कर रहा है जो जिसको दांत का दर्द है। उसके बाद क्या होता है, वो सेंसोडाइन प्लस सेंसोडाइन लगाती है, ये लगाता है सेंसोडाइन रैपिड, और एकदम हंसना शुरू कर देता है या कर देती है। अब अगर मैं अभी पूछूं अब्दुलरहमान से कि क्या उसको दर्द दूर हो गया है, कहते नहीं जी ऐसे गप लगी। इसका मतलब है कि उसका दर्द दूर नहीं हुआ, उसका दर्द था ही नहीं तो दूर कैसे हो, लेकिन वो ऐसा मिमिक्री कर रही है कि ऐसे बंदे को पोर्ट्रे कर रही है जिसको तकलीफ से निजात मिल गई है। इसका मतलब है कि वो करने वाला या करने वाली मॉडल है। अब समझ आ गई? तो अगर मॉडल आपको मेरी बात समझ में आ गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन किसको मॉडल करती है? रैंडम नंबर्स को। अब रैंडम क्या होता है? एक होता है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है जो नोन होता है। मिसाल के तौर पे आपको मैं कहता हूं कि जी आप हर एक मिनट के बाद एक वर्ड लिखेंगे, तो दिस इज डिटर्मिनिस्टिक, यानी नोन है। इसका मतलब है कि मैं मालूम करना चाहूं इससे कि आप एक मिनट में कितने वर्ड लिखेंगे या कैरेक्टर्स लिखेंगे, एवरीबडी नोज 60, क्योंकि हर मिनट में एक लिख रहे हो तो 60 मिनट में हो जाएंगे। घंटे में कितने होंगे? 3600। नो, दीज आर कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक, and they can be evaluated using some mathematical formula। जैसे यहां पे मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा? टाइम को टाइम तक करे तो आप एक ऐड कर दो, सिंपल। प्रोग्रामिंग में आप लोग करते हो प्लस प्लस,
तो जब प्लस प्लस करते हो वो एक एक ऐड हो जाता है। गॉट इट एवरीवन? ओके जनाब। क्योंकि ये रैंडम नंबर है, इसके लिए हम ये काम नहीं कर सकते, कोई डिटर्मिनिस्टिक फार्मूला निष्ठा नहीं है। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी काम करती है, और यहां पे जो नंबर्स हैं वो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें देती है, जो कि फिक्स नहीं होते, डिटर्मिनिस्टिक नहीं होते, रैंडम नंबर्स होते हैं। आप समझ आ गए? तो जनाब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब है कि ये आउटपुट क्या करती है? रैंडम नंबर्स। रैंडम तो समझते हैं ना? रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर्स। ओके, वेरी आसान सी बात है जी। पहले एक्सप्लेन करता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। रैंडम का मतलब ये है, अभी चलें एक छोटी सी गेम खेलते हैं। आप कोई नंबर बोलेंगे। 7, आपको बोलेंगे 6, 10, 9, 1। दीज आर रैंडम, किसी ऑर्डर के मुताबिक तो नहीं हुई। दिस इज रैंडम। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि हमारे लिए इस तरह के रैंडम नंबर्स जनरेट कर देती हैं। तो ये क्योंकि अब रैंडम नंबर जनरेट किया, इसका फायदा क्या है? क्योंकि अगर अगर हम इस अपनी एग्जांपल पे फिर जाएं, इस एग्जांपल पे वापस जाएं, अगर लटकर इन्होंने तो मालूम कर लिया कि जनाब हमारा डेटा यहाँ पे कोलाइड हो गया है, अगर डिटर्मिनिस्टिक टाइम लेते तो फिर तो होता मिसाल के पे 1 सेकंड के बाद दोबारा कर लो, या 1 मिली सेकंड के बाद दोबारा कर लो। तो अब इन दोनों तो पहले एक टक्कर लगाई है, अगर दोनों फिर 1 मिली सेकंड के बाद दोबारा कोशिश करेंगे तो फिर कोलाइड करेंगे। इसका मतलब दिस इज नॉट द राइट वे। इसका मतलब द राइट वे इज, जैसे अभी इन्होंने शायद 6 बोला और इन्होंने 10 बोला, अभी 6 सेकंड के बाद आए या 6 मिली सेकंड के बाद आए, 10 मिली सेकंड के बाद आए, कभी भी कोलिजन नहीं होगी, चांसेस आर वेरी रेयर। इसलिए बैक ऑफ कौन सा है साहिबजादा? एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। अब क्लियर हो गया? नाइस। तो जनाब इस तरह आपका, अब ये कौन सा तरीका कौन सा था? कंटेंशन बेस्ड। हर कोई मीडियम के लिए जंग लड़ता है, देखता है कि नहीं है तो मैं अपनी गाड़ी इस रोड पे डाल दूं, नहीं है किसी और का डेटा इस केबल पे, इस बस पे, तो मैं अपना डेटा डाल दूं। तो दिस इज कोलिजन बेस्ड, दिस इज नॉट कंट्रोल्ड बेस्ड। क्लियर हो गया? तो जेंटलमैन मैं वापस अपनी स्लाइड पे आता हूं, और इससे पहले आपके साथ इसको एक्सप्लेन करता हूं कि जनाब कंटेंशन बेस्ड क्या है। कहता है ऑल नोड्स ऑपरेटिंग इन हाफ डुप्लेक्स कंपीटिंग द यूज ऑफ द मीडियम। दिस इज द वर्ड विच आई वांट टू एक्सप्लेन। कंपीट करते हैं मीडियम के लिए, लड़ते हैं मीडियम के लिए। कहता है एग्जांपल्स आर द कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन विच इज यूज्ड इन द लेगेसी बस टोपोलॉजी ईथरनेट। ओके, फिर हमने कहा कि जनाब इसके मुकाबले में हमारा जो डब्ल्यू लैन है, ये भी हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है, और यहां पर भी एक मेथड इस्तेमाल होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, नॉट डिटेक्शन। इसको एक्सप्लेन करता हूं और वापस इस पे स्लाइड पे आता हूं। तो अब मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। तो मेरा ख्याल से इस पहली दो टर्म्स को एक्सप्लेन करने की अब जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि कैरियर सेंस किसे कहते हैं, आपको पता है कि मल्टीपल एक्सेस किसे कहते हैं। अगर नहीं है किसी को क्लियर तो शहजाद पूछ सकता है। क्लियर है? ओके। एनीवन फ्रॉम दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अगर वो समझते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही तो बात करें। ओके, किसी ने नहीं कहा तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसका मतलब है कि द मेन थिंग इज आई शुड गो फॉर द कोलिजन अवॉइडेंस। तो कैसे कोलिजन अवॉइड करूं? क्योंकि ये तो कंफर्म है कि ये मेथड हम कह रहे हैं कि हम वाईफाई में यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो मीडियम है वो एआर है। क्यों कंफ्यूज क्यों? ठीक है।
हॉस्टल में टीवी होता है? ये सारे टीवी के आगे बैठे हुए हैं। कहाँ पे लगा है? अच्छा, चले। पाकिस्तानी में थे कि ये हालात जो होते थे ये यूरोप में होते थे। वहां पे फुटबॉल का मैच हो, मतलब यूरोपियंस के बारे में आप उनको उनके उनको बुरा भला कह लें, कुछ भी नहीं कहेगा। आप उसके मुल्क को बुरा भला कह लें, फिर भी कुछ नहीं कहेगा। आप उसके मजहब को बुरा भला कह दें, फिर भी कुछ नहीं कहेगा, कहेगा दफा करो उसको, बात खत्म। लेकिन फुटबॉल को बुरा कहा, फिर नहीं, जिंदा नहीं बच सकते। इवन जो जिस शहर की टीम, वहां पे शहरों की टीमें होती हैं। मिसाल के तौर पे एक टीम जो है वो लिस्बन की है और दूसरी पोर्तो की है। ये मैच कभी भी ना पोर्तो में होगा ना लिस्बन में होगा, क्योंकि वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो उनके यहाँ जब फुटबॉल का मैच होता है, फिर काम वाम कुछ भी नहीं होता। फिर वो अब इवन ऑफिस में भी स्क्रीन लगी हुई है और सारे बैठ के देख रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जो हम बाजू का टाइम जाया करते हैं ना, बाजुकात मिसाल के तौर पे गपशप में चले जाते हैं और हम कहते हैं देखो इसकी वजह से हम खराब हुए हुए हैं। इसकी वजह से खराब नहीं है, सिस्टम की वजह से खराब है। ये 1 घंटा 2 घंटे जाया करने से आप रिफ्रेश हो जाते हो। आप इससे कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन नुकसान होता है तो इससे होता है कि आपका सिस्टम इतना करप्ट होता है कि वो आपको प्रोडक्टिव नहीं बनने देता। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो यहाँ पे अब हम सीखना चाहते हैं कोलिजन अवॉइडेंस। पहला तो जवाब सवाल आपका ये होना चाहिए कि मोइज ये पूछना चाहता है कि यहाँ डिटेक्शन क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि डिटेक्शन के लिए दो काम साइमल्टेनियसली होना जरूरी है। आप कहेंगे वो क्या? पहला सेंडिंग यानी ट्रांसमिशन, चलिए सेंडिंग लिखता हूं। और सेंडिंग आपको पता है कि ट्रांसमीटर करता है। और दूसरा रिसीविंग, जिसको आप सेंसिंग अभी कह रहे थे, जो कि रिसीवर करता है। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर है, नहीं है तो बोल सकते हो। तो अगर आपने ये दोनों काम कांड इकट्ठा कर सकते हो तो फिर आप डिटेक्शन कर सकते हो, कोई शक नहीं है इसमें। आप कहेंगे ये कैसे? जैसे अभी मैंने बताया था कि आप इस मीडियम के ऊपर डेटा डाल रहे हो, ये डेटा यहां से यहां पे डाल रहे हो। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो? ट्रांसमिट कर। लेकिन साथ ही आप यहाँ पे डेटा को सेंस कर रहे हो कि कहीं कोलिजन तो नहीं हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका रिसीवर भी काम कर रहा है। तो जब आप दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो आप, इसका मतलब है आप कोलिजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वाईफाई के केस में जो कि अभी हमने कहा है कि ये हाफ डुप्लेक्स है, ये हाफ डुप्लेक्स है। और कल हमने पढ़ा है कि हाफ डुप्लेक्स का मतलब है कि जब आप सेंडिंग कर रहे होते हैं तो आप रिसीविंग नहीं कर सकते। हाफ डुप्लेक्स का, क्योंकि एक चैनल है ना। जब एक चैनल है तो या तो उस चैनल पे सेंडिंग होगी या रिसीविंग होगी। ठीक है। तो अगर मैं कलर चेंज करके, इसका मतलब है कि अगर ये ब्लू हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये ऑरेंज कह लें या येलो कह लें, ये नहीं हो सकता। एक काम होगा, या ट्रांसमिट या रिसीव। तो अगर आप ट्रांसमिट कर रही हैं, मिसाल के तौर पे ये ब्लू वाला काम हो रहा है, तो रिसीविंग नहीं हो सकती। रिसीविंग नहीं हो सकती तो कोलिजन डिटेक्शन नहीं हो सकती। कोलिजन तो हो सकती है, डिटेक्शन नहीं हो सकती। दोबारा सुने, मैं ये कह रहा हूं कि डिटेक्शन के लिए दो काम साइमल्टेनियसली होना जरूरी है। दो काम साइमल्टेनियसली होना जरूरी है। आप कहेंगे क्या? तो मैं कहूंगा कि जनाब एक तरफ वो ट्रांसमिट करे और उसी वक्त रिसीव करे। ठीक है ना। हम लोगों में भी यही, इंसानों में भी ये कैपेबिलिटी है कि अगर मैं इनसे बोल रहा हूं और मुझे ये कुछ भी बोले तो मुझे आवाज आती है कि ये बोल रहा है, मैं कहते हैं लग चुप शप, मैं इधर से बात कर रहा हूं, सब्र कर जाओ। क्योंकि मुझ में बोलने की और सुनने की दोनों सलाहियतें साइमल्टेनियस हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया कि हाफ, ये वाईफाई तो एक हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है। यानी जबकि मेरा वाईफाई कार्ड ट्रांसमिट कर रहा होता है तो उसको रिसीव नहीं कर सकता।
वो जब रिसीव कर रहा होता है उसको सेंड नहीं कर सकता। इसका मतलब ट्रांसमीटर रिसीवर वर्क्स कैन नॉट वर्क साइमल्टेनियसली। तो अगर ये केस है, मिसाल के तौर पे ब्लू वाले ने ट्रांसमिट कर रहा है, तो उस वक्त ये रिसीव नहीं कर सकता। जब रिसीव नहीं कर सकता तो ये अपनी कोलिजन को नहीं सुन सकता, इसलिए यहां पे कोलिजन की डिटेक्शन नामुमकिन है। क्लियर? जनाब, मैं यहां से दो मैसेजेस पढ़ लेता हूं। मोहम्मद सदीक ने कहा एक्टिंग ठीक कहा, मिमिक ये भी ठीक कहा, यही हमने एक्सप्लेन किया। नाइस। और हमारे पास 1 सेकंड से मिनट से कम है, हम चाहते हैं कि कनेक्शन ड्रॉप हो जाए और हम आपको नया लिंक भेज दें। कोई क्वेश्चन है अब्दुलरहमान और शहजाद का? समझ आ रही है? कोई आप में से ऐसा तो नहीं है जिसको समझ नहीं आ रही हो, खामोशी से बैठ के शराफत का मुजाहरा? ओके। अब मुझे क्वेश्चन ये किया गया कि कोलिजन कैसे अवॉइड होती है, ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि मैंने अभी किया ही नहीं है, डेफिनेटली मुझे करना है। मैंने तो ये बताया कि वाईफाई में क्यों नहीं कोलिजन डिटेक्ट हो सकती, जिसकी वजह से हमें अवॉइडेंस की तरफ जाना पड़े। ठीक, अब आ जाए इस तरह। हम करते ये हैं कि मिसाल के तौर पे ये मेरा लैपटॉप है जो कि वायरलेस डिवाइस है, आपको पता है, और दूसरी तरफ मेरा एक्सेस रूटर है जो कि आपको पता है ये भी मेरा एक वायरलेस डिवाइस है। ओके। जब मैं यहां पे इससे बात करना चाहता हूं तो मैं बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, मैं कैरियर सेंस करूंगा। इसका मतलब मैं रिसीविंग करूंगा इस वक्त, और फील करूंगा कि किसी और का डेटा मेरे आसपास तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मैं अब्दुल मुईज ये करूंगा कि एक मैसेज भेजूंगा, और उस मैसेज का नाम होगा RTS, जिसका मतलब होता है रेडी टू सेंड। रेडी टू सेंड। अगर ये मैसेज बगैर किसी के साथ टकराए, जिसको मैंने भेजना है उसके बाद पहुंच गया, तो इससे, इस RTS से ये इसमें लिखा जाएगा कि मैं इस मीडियम को कितने टाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे 1 मिली सेकंड के लिए, 5 मिली सेकंड के लिए, 10 मिली सेकंड के लिए, डिपेंड्स। क्योंकि याद रखो कि हमारी जो इंटरनेट में ट्रैफिक जाती है, इसमें जो फ्रेम होता है वो वेरिएबल साइज का होता है। मिसाल के तौर पे अभी आपने इथरनेट पढ़ा, तो इथरनेट का फ्रेम 64 बाइट से लेके 1518 बाइट तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो लाजमी तौर पे अगर मिसाल के, तो इस तरह वाईफाई का आपका जो फ्रेम है वो 2304 बाइट्स तक हो सकता है। तो मिसाल के तौर पे अगर 100 बाइट वाला जाएगा तो जल्दी जाएगा, इसका मतलब कम टाइम लेगा ट्रांसमिशन में। और अगर 2300 बाइट का है तो लंबा टाइम लेगा। इसका मतलब कि टाइम मैं इस RTS में लिख दूंगा कि मैं कितनी देर तक इस मीडियम को इस्तेमाल करूंगा। पहली बात, इसका मतलब है कि जो आसपास मेरे हैं वो मेरा ये सिग्नल सुन लेंगे। उनको पता चल गया कि इतने टाइम के लिए ये इसको इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। अब अगर ये मैसेज इसके पास पहुंच गया तो ये जवाब देगा। जब जवाब देगा, मैं जवाब को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और ये जवाब को कहेंगे CTS, क्लियर टू सेंड। क्लियर टू सेंड। और यहां पे मैंने कहा रेडी टू सेंड। ठीक है अब्दुल मोइज? अच्छा, आपका दोस्त नजर नहीं आ रहा? अच्छा, ओके। वो तो इस्लामाबाद से है ना? ओके। तो क्लियर टू सेंड, इसका मतलब है कि इसके गिर्द वाले भी सुन लेंगे कि इसका मतलब ये किस्म की एक्नॉलेजमेंट है कि इतने टाइम के लिए ये मीडियम बिजी रहेगा। अगर ये मैसेज इसके पास वापस आ जाता है तो इसके आसपास वाले भी CTS को भी सुन लेंगे और ये भी सुन लेगा। इससे इसको पता चल गया कि मेरा RTS जो मैंने भेजा था उतने टाइम के लिए कोई इस वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहा। अदरवाइज अगर इस्तेमाल कर रहा होता तो मेरा ये RTS कोलाइड कर जाता, और अगर कोलाइड कर जाता तो इसको ये RTS ना मिलता, क्योंकि अब तो कुछ और बन चुका है। तो अगर कुछ और बन गया तो CTS कभी भी ना आता।
और अगर से सीटीएस आ गया है तो मैं अपना रियल डेटा, ग्रीन डेटा कह लें, वो मैं भेज दूंगा। और अगर मेरे पास सीटीएस नहीं आता तो मैं फिर बैक ऑफ कर जाऊंगा। इसका मतलब है कि कोई और उस वक्त भेज रहा था, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है इजाजत। इसका मतलब मैंने कोलिजन को एवॉइड किया, डिटेक्ट नहीं किया, एवॉइड किया। अब बात समझ आ गई? फिर आरटीएस पे आ जाएंगे। कुछ देर जब मैंने कहा बैक ऑफ किया, तो बैक ऑफ के बाद दोबारा आरटीएस करूंगा। क्लियर हो गया? गुड। ये कंट्रोल सिग्नल, सीटीएस और आरटीएस कंट्रोल मेथड नहीं है, सिग्नल है। काम करके फिर डेटा भेज देंगे, फ्रेम भेज देंगे। ओके। तो जनाब यही बात यहां पे कही जानी चाहिए कि जी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन एवॉइडेंस एज यूज्ड इन दी वाईफाई या। फिर कहता है कि जी कंट्रोल्ड का क्या मतलब है। कंट्रोल्ड का एक और भी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। जैसे कल भी मैंने कहा था कि जैसे पाकिस्तान में भी अभी भी, हाल तो शायद मुझे नहीं पता, गांव में मैं इतना मेरा तलक नहीं है, लेकिन विलेजेस में जिरगे का या हुजरे का एक कॉन्सेप्ट होता है, जहां पे बहुत से लोग बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, काम ना भी हो तो गपशप हो जाती है। तो इस आप ज्यूम करें कि इस हुजरे के अंदर मुख्तलिफ लोग बैठे हैं, लेकिन वहां पे एक, आप ज्यूम कर लें कि एक स्टिक है, जो जिसके पास वो स्टिक होती है वो बोलता है। अगर अब इसको आप थोड़ा सा और अगर रिफाइन करें तो कहें, स्टिक ना कहें, माइक कह लें, कि जिसको ये माइक मिलता है वो अपना क्वेश्चन कर लेता है। और अगर उसके पास क्वेश्चन नहीं है, भेजने के लिए कुछ नहीं है, तो वो माइक दूसरे को दे देता है। अगर इसके पास भी कुछ है बोलने के लिए, माइक मिलेगा। अगर इसके पास भेजने के लिए कुछ है तो भेज देगा, नहीं है तो अगले को दे देगा। इसका मतलब है कि ये माइक एक एज ए टॉकिंग स्टिक के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। इसका मतलब है कि ये कंट्रोल्ड मेथड है। जब तक कि आपके पास स्टिक नहीं आती, यू कांट राइट यार, यू कैन नॉट स्पीक। तो यही तरीका आपकी इन दो टेक्नोलॉजीज में, एक टोकन रिंग और दूसरा एफडीडीआई, ये दोनों रिंग टोपोलॉजी में काम करते हैं। और तमाम डिवाइसेस जो रिंग के साथ कनेक्टेड होती हैं, वो कंट्रोल्ड मेथड के साथ काम करती हैं। कि जब ये टोकन है, मिसाल के तौर पे टी इसके पास है, तो ये अपना डेटा ये अपना डेटा यहां इस मीडियम के ऊपर भेज देता है। अब लाजमी तौर पे इसने जब टोकन ले लिया, तो अब टोकन इस नेटवर्क पे है ही नहीं। तो इसका मतलब है, अगर इसकी डेस्टिनेशन मिसाल के तौर पे ये है, तो और कोई नहीं भेज सकता। ये टोकन इसके पास, ये डेटा इसके पास पहुंचेगा अपना। ये इसमें से टोकन को निकाल के डेटा रिसीव कर लेगा और टोकन को फिर आगे रिलीज करेगा। लेकिन उसको इस तरह रिलीज करेगा कि कभी भी वो टोटल टोकन नहीं है, वो इसके पास आएगा। अगर इसके पास और डेटा है तो ये भेज सकता है, और अगर नहीं है तो ये उसकी वो बिट जो कि इसने चेंज की हुई है उसको दोबारा से फ्लिप कर देगा। इसका मतलब टोकन दोबारा आ गया है। अब दूसरा इस टोकन को, मिसाल के, इसने टोकन पकड़ा, अब इसके पास डेटा है। तो अभी देखिए, हर एक को कंट्रोल्ड मेथड के जरिए आप इजाजत दे रहे हैं शेयर्ड मीडियम को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये वो कह रहा है कि कंट्रोल्ड एक्सेस जो होता है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको अभी कुछ देर पहले दी थी कि हर की अपनी स्लॉट है, और वो स्लॉट उसको हर 2 मिली सेकंड के बाद मिलती है, डिटर्मिनिस्टिक है। और दूसरी मैंने आपको एग्जांपल टोकन रिंग की दी और एफडीडीआई की दी, जहां पे आप ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? इसमें डेटा हमारा फास्ट कितने मूव करेगा? क्वेश्चन आपने ये किया, किस में हमारा डेटा फास्ट जाएगा। हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पे, अगर एज्यूम कर रहे हैं कि यहां पे सिर्फ एक ही डिवाइस, चलो 2 डिवाइसेस लगी हुई हैं,
और ये भेज रहा है और ये ले रहा है, इट इज वेरी फास्ट, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल के साथ करूं, अभी हमने टाइम स्लॉट की बात की थी, तो अगर कंट्रोल को देखें तो आप लेट करें कि 10 दफा आपके पास स्लॉट आई, हमने 2 दफा भेजा, 8 दफा नहीं भेजा, तो यू आर वेस्टिंग। यहां पे आपके पास अगर डेटा है तो और किसी के पास नहीं है, तो यू कैन यूज इट कंप्लीटली, तो दैट विल बी बेटर। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत से लोग हैं, बार बार कोलिजन हो जाती है, हर कोई बैक ऑफ कर रहा है, द परफॉर्मेंस बी पुअर। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है। क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद इसी को ये एक्सप्लेन करता है कि सीएसए में सीडी कहाँ इस्तेमाल होता है। मैंने बताया कि लेगेसी यानी पुराने इंटरनेट में। आप कहेंगे अगर ये पुराने में है तो नए में क्या है, और नए इंटरनेट में फर्क क्या है, इथरनेट में, सॉरी। तो नए इथरनेट को कहते हैं स्विच्ड इथरनेट, स्विच्ड इथरनेट। अब स्विच्ड इथरनेट में क्या होता है, ये अगर आपका स्विच है और यहां पे ज्यूम करें कि ये 8 पोर्ट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक की अपनी अपनी तार है, और यहां डिवाइस लगा हुआ है, यहां पे डिवाइस लगा हुआ है, ऐसे ही है ना। तो अब जैसे अभी हमने बस की एग्जांपल ली थी, तो इस बस पे तो जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, सबका डेटा इस बस पे आ रहा है, इसलिए तो कोलिजन की हो रही है, क्योंकि ये बस सबकी है, यानी मल्टीपल एक्सेस मीडियम है। ये बस ये मीडियम तो किसी एक के अलावा किसी का है ही नहीं, तो इसलिए यहां पे कोलिजन का कोई चांस ही, जब कोलिजन नहीं है तो फिर सेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मीडियम आपका डेडिकेटेड है। यानी मिसाल के तौर पे आपकी अपनी गाड़ी है, तो फिर तो आप रात के 12 बजे जाएं कि 1 बजे जाएं, आपको किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है, जाओ बैठो, गाड़ी अवेलेबल है, जाओ। तो ये तो हर वक्त आपके लिए मीडियम अवेलेबल है, तो यू कैन सेंड एट एनी टाइम एंड यू कैन रिसीव एट एनी टाइम, एंड दिस इज फुल डुप्लेक्स। दिस इज, जबकि जो बस मैंने बताई, दिस इज हाफ डुप्लेक्स अगेन। तो यही वो कह रहा है, ऑपरेट्स इन, जब भी सीएसए में सीडी लगेगा तो हाफ डुप्लेक्स मोड में, वेयर ओनली वन डिवाइस सेंड्स और रिसीव, और है, एंड नहीं है, या ये या ये। फिर कहता है यूजेस ए कोलिजन डिटेक्शन प्रोसेस, जो मैंने एक्सप्लेन किया, टू गवर्न व्हेन ए डिवाइस कैन सेंड एंड व्हाट हैपेंस इफ द मल्टीपल डिवाइसेस सेंड एट द सेम टाइम। जब मल्टीपल डिवाइसेस एट द सेम टाइम करते हैं तो कोलिजन हो गई, वो कोलिजन होती है तो फिर हम उसको डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट हो जाए तो हम एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ कर जाते हैं। ये कंसेप्ट अभी यूज नहीं होगा। अब कोई, क्योंकि ना बस है ना हब है, लेकिन वाईफाई है, तो वाईफाई में ये मेथड इस्तेमाल आज भी होता है सीएसए में सीए, लेकिन सीएसए में सीडी की अब कोई यूटिलिटी नहीं। फिर सर ये जो आर्बिटर लगाते हैं वो कैसे होता है, मीडियम जब शेयर हो तो आर्बिटर लगाते हैं। पूर्ण के दरमियान में, और लेकिन आपने पढ़ा कहाँ है? सर ये नहीं, आर्बिट्रेटर ये करता है कि उनके दरमियान में, वो नेटवर्क नहीं है, वो हार्डवेयर डिजाइन है। तो जब हार्डवेयर आप डिजाइन कर रहे हैं और मल्टीपल लोग एक चीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वहां पे आर्बिट्रेटर का काम ये होता है कि वो उनके दरमियान में सुलह सफाई करवाता है। सुलह सफाई से मुराद ये होती है कि वो उनको, जैसे मिसाल के तौर पे आपके वालिद साहब हैं और आप 4 भाई हैं, तो वो देखता है कि जी मिसाल के तौर पे साइकिल एक है या मोटर बाइक एक है, तो एक दिन वो आपको कहता है आप ले जाओ, आप दूर जा रहे हो, दूसरे दिन वो आपको कहता है नहीं कल आप ले गए, ले लिया था आपने, आज छोड़ो, आज दूसरा भाई ले जाए। तो वो आर्बिट्रेशन होती है। लेकिन नेटवर्क में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा है। ओके, तो हमने कहा डिवाइस ट्रांसमिटिंग साइमल्टेनियसली विल रिजल्ट ए सिग्नल कोलिजन ऑन ए शेयर्ड मीडियम। शेयर्ड मीडियम इज ए मल्टीपल एक्सेस मीडियम। फिर हमने कहा डिवाइसेस डिटेक्ट द कोलिजन, जैसे मैंने पहले कहा, डिवाइसेस वेट ए रैंडम पीरियड ऑफ टाइम। इसने रैंडम कहा, मैंने एक्सपोनेंशियल रैंडम कहा, एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम कहा, विच जनरेट रैंडम नंबर्स एंड देन रीट्रांसमिट। क्लियर है? फिर हमने कहा कि जनाब
अगर आप CSA में सी का कर रहे हैं तो मैंने कहा ये WLAN में इस्तेमाल होता है, जिसके स्टैंडर्ड का नाम 802.11 है, जो कि पुराना जो था इथरनेट प्रीवियस एग्जाम प्रीवियस पेज पे प्रीवियस स्लाइड पे उसके स्टैंडर्ड का नाम IEEE 802.3 है। फिर हमने कहा ये भी हाफ डुप्लेक्स में जाता है, वेयर ओनली वन डिवाइस सेंड्स और रिसीव एट ए टाइम। कहता है यूजेस अ कोलिजन अवॉइडेंस प्रोसेस। तो इसने सिर्फ लिखा कोलिजन अवॉइडेंस प्रोसेस, मैंने आपको पूरा RTS और CTS का मेथड एक्सप्लेन कर दिया। तो कहता है व्हेन ए डिवाइस कैन सेंड एंड व्हाट हैपेंस इफ मल्टीपल डिवाइसेस सेंड एट द सेम टाइम। फिर कहता है कि जी प्रोसेस क्या है, व्हेन ट्रांसमिटिंग डिवाइसेस आल्सो सेंड्स ए टाइम ड्यूरेशन। तो RTS में और CTS में आप टाइम ड्यूरेशन बताते हैं नीडेड फॉर द ट्रांसमिशन। अदर डिवाइसेस ऑन द शेयर्ड मीडियम रिसीव द टाइम ड्यूरेशन इंफॉर्मेशन एंड नोज हाउ लॉन्ग द मीडियम विल नॉट बी अवेलेबल टू यू, एंड इसके मतलब इसके बाद द मीडियम विल बी अवेलेबल टू मी एंड देन आई विल डू माय RTS एंड CTS। कुछ क्लियर हुआ? क्यों जी? जी मरियम, सदीक, उमर खान, सलमान, समीउल्ला, आजान, मुजम्मिल, वजाहत, जबीउल्ला, उमर जलाल, क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्या मुश्किल है? नहीं समझ आ रही? इट इज क्लियर? ओके नाइस। आजान को भी क्लियर है, मरियम को भी क्लियर है, सबको क्लियर है, दैट्स ग्रेट जी। अब बताएं कि मे आई स्टार्ट द फ्रेम? कि इट्स इनफ? क्या चाहते हैं? बार बार घड़ी देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि तो आपकी मर्जी। इफ यू वांट आई कैन, अल्दो थोड़ा सा काम रहता है, चैप्टर 33 स्लाइड्स हैं और मैं अभी 25 पे हूँ, तो बताए अगले 10 मिनट में खत्म हो सकता है। कर ओके। अब हमने ये देखना है कि जनाब जब हमें नेटवर्क लेयर, ये नेटवर्क लेयर है, जब हमें ये डेटा देती है डेटा लिंक लेयर को, तो मैंने कल भी बताया कि डेटा ऊपर से जो पेलोड इसको कहते हैं पेलोड आता है, इस पेलोड के साथ हम अपना हेडर और ट्रेलर लगा देते हैं। इसलिए अगर आप यहां देखिए, और इस हेडर और ट्रेलर को लेयर 2 पे लगाने के अमल को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। वेरी नाइस। तो यही वो कह रहा है कि जनाब आपने डेटा इज इनकैप्सुलेटेड बाय द डेटा लिंक लेयर एंड ए हेडर एंड ए ट्रेलर टू फॉर्म अ फ्रेम इज एडेड अपेंडेड। कहता है कि द फील्ड्स ऑफ द हेडर एंड ट्रेलर वेरी अकॉर्डिंग टू द डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। अब इसका मतलब है कि क्योंकि मैंने कल भी बताया कि हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट जो हैं लेयर 2 की टेक्नोलॉजीज, उसमें से एक इथरनेट है और दूसरा हमारे लिए वाईफाई है। दोनों लैन में इस्तेमाल होते हैं और दबा के इस्तेमाल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरा ये लैपटॉप वाईफाई यूज कर रहा है, लेकिन जब मैं यहां से आगे स्विच तक जा रहा हूं अपने, तो इथरनेट है, और फिर इस स्विच से नीचे के स्विच की तरफ जा रहा हूं तो फिर इथरनेट है। तो इसके मतलब दोनों टेक्नोलॉजीज हमारे लोकल या नेटवर्क्स में इस्तेमाल हो रही। ओके, अगर ये बात समझ आ गई तो दी अमाउंट ऑफ, और इस हेडर और ट्रेलर में क्या चीज जा रही होती है? कंट्रोल इंफॉर्मेशन। ये यूजर का डेटा नहीं है, ये कंट्रोल का इंफॉर्मेशन है। तो कहते हैं द अमाउंट ऑफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन शेयर्ड विद इन द फ्रेम वेरीज अकॉर्डिंग टू द एक्सेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। अब हम आते हैं जी के हेडर और ट्रेलर में क्या है। तो ये तो वो डेटा है जो ऊपर से हमें पेलोड में मिला। हमने, आप देख रहे हैं कि इसके साथ एक हेडर लगा दिया और एक अदर ट्रेलर लगा दी। मैंने कल भी बताया था कि ट्रेलर में आप भेज रहे होते हैं CRC एल्गोरिथम का जनरेटेड डेटा, जिसको हम कहते हैं FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस। ठीक है, जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी पैरिटी चेक की, तो पैरिटी चेक भी FCS पैदा कर सकता है। लेकिन मैंने कल आप ही लोगों ने कहा था कि ये बड़ा कमजोर है, तो हमने कहा हाँ जी ये बड़ा कमजोर है। तो हमने कहा नहीं जी, हमारा जो दोनों इथरनेट और
वाईफाई है वो CRC32 इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि 4 बाइट्स का है। जबकि आप यहां पे देखेंगे कि सबसे पहले जो हेडर है वो यहां से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले लिखो एड्रेसिंग। एड्रेसिंग का मतलब है कि पहले डेस्टिनेशन का एड्रेस और फिर सोर्स का एड्रेस। और आपको पता है कि लेयर 2 पे शहजाद कौन सा एड्रेस होता है? मैक एड्रेस। और आपको पता है कि मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, 24 बिट नहीं, 48 बिट। नहीं नहीं नहीं, 48 जो है डेस्टिनेशन के और 48 सोर्स के, टोटल 96 अगर इस तरह कह रहे हो तो। मैक एड्रेस इज ऑफ 48 बिट, नॉट 24 बिट। हाँ, ये आप कह सकते हो कि ये 48 बिट दो हिस्सों में डिवाइड हुए हुए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का OUI, ऑर्गेनाइजेशन का आइडेंटिफायर, इससे पता चलता है कि ये कार्ड बनाया किसने है। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे, आप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके मैं यहां पे लिखता हूं IP config-all। तो मुझे, मैं 2 कार्ड्स के चेक करके बताता हूं, मेरे कार्ड का मैक एड्रेस ये है। तो आप गिन सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इसका मतलब 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स हैं। इसका मतलब कि 12 ज़रबे 4 यानी कि 48। तो 48 बिट का है। मैं इस एड्रेस को कॉपी करता हूं और यहां आके मैं लिखता हूं OUI लुकअप। जनाब OUI लुकअप टूल पे चला गया और यहां पे मैं ये एड्रेस अपना पेस्ट कर दिया और इसको मैं कहता हूं कि फाइंड करो। तो देखिए पता चला कि ये कार्ड जो है मेरा किस कंपनी ने बनाया है, क्योंकि ये पहले 8 जो 24 बिट्स हैं, इससे पता चला कि ये कार्ड किसका बना हुआ है? इंटेल कारपोरेशन का बना हुआ है। अब समझ आ गई? इसी तरह अगर मैं कोई और कार्ड यहां से ढूंढूं, यहां पे चला जाता हूं और मिसाल के तौर पे जी ये ले लेता हूं 00 ब्ला ब्ला, और इसको भी कर लेता हूं Ctrl+C। और Ctrl+C करने के बाद इसका भी लुकअप करता हूं। इसको भी, इसको हटाना चाहते हैं तो हटा दें, नहीं हटाना चाहते तो दूसरा भी यहाँ पे टाइप कर दें। और टाइप करने के बाद आप इन दोनों को भेज दें इस साइट के पास के बताओ किसके बने हुए हैं। तो बता रहा है कि जी ये जो 005056 है ये VMware का है, और जो 3042 302432 है ये इंटेल का है। तो ये पहले, इसका मतलब है कि आपको ये कंफर्म हो गया इस छोटे से ट्रिक ट्रिक तो नहीं कहना चाहिए, मेथड से आपको ये पता चल गया कि कौन सी पहले 24 बिट बताते हैं कंपनी, जो कि यूनिक है। ये जो 30 24 32 है, ये इंटेल के अलावा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अगले 24 बिट कुछ भी हो, दिस होल 48 बिट विल बी यूनिक ग्लोबली। क्लियर? ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी। ओके, इज इट इंटरेस्टिंग टू फाइंड सलमान, टू फाइंड के आपका NIC किस कंपनी का है? पहले भी किया है मुजम्मिल? It's very interesting, sir. Just I today find this procedure ये very nice to नाइस। see. तो यही होता है कि जी लर्निंग में आप नई नई चीजें ना सीखें तो फिर लर्निंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो किस, तो ये एड्रेस है मैक एड्रेस। तो क्या मुजम्मिल ने और सलमान ने कभी इस मैक एड्रेस को स्पूफ भी किया है? No, sir. नहीं किया सर आज तक. चलिए जी, ये भी कर लेंगे, ताकि आप अपनी, मिसाल के तौर पे मुजम्मिल जो है अगर वो चाहता है कि सलमान के मैक से मैं लोगों को पैकेट भेजूं ताकि जो भी मसला आए वो सलमान के लिए आए, तो यू कैन डू इट इजिली। नाइस जी।
सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया वी विल हेल्प यू। एनी आगे बढ़ते हैं। तो ये 24 बिट पहले और अगले 24 बिट कुछ भी 24 बिट में हो सकता है। तो इस तरह आपके पास एक एड्रेस बन जाता है विच इज ग्लोबली यूनिक। तो पहले 48 बिट आप अपने डेस्टिनेशन के, और फिर 48 बिट आप अपने यहां पे डाल देते हैं। तो इसका मतलब है कि 12 बाइट्स तो ये हो गई, 12 बाइट्स तो ये हो गई। उसके बाद आप टाइप में यहां पे दो स्टैंडर्ड्स हैं। एक कहता है यहां टाइप लिखो और दूसरा कहता है यहां लेंथ लिखो, लेकिन मोस्टली द वन विच इज यूज्ड दैट इज द टाइप 1। टाइप में आप ये बताते हो कि जो ऊपर का प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर का वो कौन सा है, क्योंकि ऊपर IPv4 भी हो सकता है, IPv6 भी हो सकता है, ICMP भी हो सकता है। तो ऊपर लेयर 3 में कोई भी हो सकता है, तो कैसे बताऊं किसको दूं? तो दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द टाइप फील्ड। क्लियर हो गया मेरी बात? तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जी एड्रेस मैंने आपको समझा दिया, टाइप मैंने आपको समझा दिया, और कल मैंने आपको एरर डिटेक्शन भी समझा दिया। ठीक है। इसके अलावा एक मेथड है कंट्रोल का, जिसका काम होता है कि वो फ्लो कंट्रोल के लिए काम करता है। अब आप पूछेंगे फ्लो कंट्रोल किसे कहते हैं लाजमी तौर पे। तो फ्लो कंट्रोल का एग्जांपल ये होती है, फ्लो कंट्रोल की एग्जांपल ये होती है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आपने देखा होगा कि आप पानी टैप से निकालते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन गुजारा करें। तो हम इसको मूव करके यहां से वाटर की सप्लाई की अमाउंट कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसका मतलब व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर डूइंग हियर फ्लो कंट्रोल। इसी तरह दूसरी एग्जांपल, आप स्पेशली जब गैस का चूल्हा जलाते हैं तो आपके पास यहां भी एक नॉब होती है। उस नॉब से आप चाहें तो इसको तेज कर लें, और जब चाहें इसको आहिस्ता कर लें। तो यहां पे भी आप जिस चीज को स्टोर वो कर रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं फ्लो को। इसी तरह हम बिट्स को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्लो कंट्रोल। तो ये वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई फ्लो कंट्रोल सर्विसेज। क्लियर? तो इसका मतलब है कि यहां पे आप ये बिट बाइट्स लगाते हैं। क्लियर हो गया जनाब? आपने कहा था कि हम जो फाइल मूवी को फाइल डाउनलोड करते हैं तो पैकेट में जाते हैं, पैकेट के ऊपर सीक्वेंस नंबर लिखा होता है, वो नंबर कहाँ पे ऐड होता वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ऐड हुआ। क्वेश्चन आपने पूछा कि सीक्वेंस नंबर लगता है, सीक्वेंस नंबर कहां पे लगेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर लगाएगी। अच्छा जी, अब यहां पे आपको इस सारी बात की समझ आ जाएगी। देखिए जी, मिसाल के तौर पे ये मेरा सोर्स है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं सोर्स को। ये हो गया जी, ये मेरा देखिए ओरिजिनल सोर्स, और ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन। तो कैसे ये काम करता है, मैंने जब यहां से भेजा तो मुझे अपना IP तो पता है, इसमें तो कोई शक नहीं। मुझे डेस्टिनेशन का IP भी पता है, और अगर नहीं भी पता तो DNS ने मुझे, क्योंकि इसका कोई URL है, मिसाल के तौर पे www.netacad.com, तो मुझे इस netacad.com अगर नहीं भी IP पता तो मुझे DNS बता सकता। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मुझे सोर्स का IP भी पता है और मुझे डेस्टिनेशन का IP भी पता है। फिर आगे चलते हैं जी, मुझे अपना मैक पता है, सोर्स मैक पता है, इसमें भी कोई शक नहीं। अभी मैंने अपने मैक का आपको निकाल के दिखा दिए। अब हम आते हैं कि मेरे पास जो चीज नहीं है वो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन का मैक मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूं। और ये कोई तरीका भी नहीं है कि मैं फाइनल डेस्टिनेशन का मैक फाइंड कर सकूं। जैसे DNS तो मुझे चले, चाहे नेटअकैड अमेरिका में है, मुझे उसका IP बता देती है, लेकिन वो कौन सा मैक इस्तेमाल कर रही है मुझे कभी कोई तरीका दुनिया में नहीं है कि मुझे मालूम करके दिया जा सके। तो अब इसके लिए क्या करते हैं हम, क्योंकि ये जो मैक आपको कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है, याद रखो ये सिर्फ लैन के अंदर करने में मदद देता है। ठीक है। अब जब आपका आगे जाके हम देखेंगे
कि इस सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी को इस्तेमाल करके हम मालूम कर सकते हैं कि डेस्टिनेशन हमारे लिए लोकल है या डेस्टिनेशन हमारे लिए रिमोट है। आप कहेंगे लोकल से क्या मुराद, और आप पूछेंगे कि रिमोट से क्या मुराद। जो मेरे अपने लैन में है, मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं कनेक्टेड हूं किस नेटवर्क से, मैं सिस्को एडमिन से कनेक्टेड हूं। जितने भी लोग आप लोग सिस्को एडमिन से इस वक्त कनेक्टेड हैं वो मेरे लिए लोकल हैं, वो मेरे लिए लोकल हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे मेरे लिए रिमोट हैं। इसका मतलब नेट अकाउंट मेरे लिए रिमोट है, फेसबुक मेरे लिए रिमोट है, यूट्यूब मेरे लिए रिमोट है, व्हाट्सएप मेरे लिए रिमोट है। सर ये वायरलेस नहीं, ये नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है। जो चीजें वायरलेस होती है उसको नहीं 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 नहीं, अभी बल्कि मैंने आप अगर इस बात को हम सही माने तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जो मेरे इस netacad.com के साथ, सॉरी, जो मेरे इस सिस्को अकैड के साथ एडमिन के साथ, मिसाल तौर पे आप भी अपना लैपटॉप निकालें और इसके साथ कनेक्ट हो जाएं तो आप भी वायरलेस हैं, मैं भी वायरलेस हूं, लेकिन हम एक ही नेटवर्क एड्रेसिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम दोनों लोकल हैं। तो इसका वायरलेस के साथ कोई तल्लक, इस टर्मिनोलॉजी का वायरलेस के साथ कोई तल्लक नहीं है। अगर हम एक ही लैन का हिस्सा है तो बस हम, चाहे वो वायरलेस लैन है तो हम, इसका मतलब रिमोट है, हम लोकल हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे के एक ही लैन, ओके, ये तो रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में है, नहीं रुकी तो दैट्स ग्रेट, वी कंटिन्यू। जनाब, तो अब आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि एक यूजर यहां पे अगर है, ये यूजर, और यहां पे एक और यूजर भी है, तो दे आर लोकल टू वन अनदर। लेकिन एक यूजर यहां पे है, ये यहां पे है, दे आर रिमोट। इसकी एग्जांपल ये भी ले लो कि मिसाल में एक स्विच है और यहां पे ये डिवाइसेस लगे हुए हैं, ये सब एक दूसरे के लिए लोकल है। लेकिन अगर यहां पे मैंने एक राउटर लगा दिया और यहां पे एक और स्विच लगा के यूजर लगा दिए, तो अब ये दोनों एक दूसरे के लिए, यानी कि ब्लू वन और ग्रीन वन एक दूसरे के लिए रिमोट कहलाएंगे। अब क्लियर, आगे चलते हैं। तो जेंटलमैन, इसका मतलब है मेरे पास इस डेस्टिनेशन का मैक नहीं है, हो ही नहीं सकता फाइनल डेस्टिनेशन का। और मैंने पहले कहा कि ये तो लैन का कॉन्सेप्ट है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पता चले कि ये मेरे लिए लोकल है, ठीक है शहजाद, अगर पता चले कि ये मेरे लिए लोकल है तो समझ जाओ कि वो आपके, मिसाल तौर पे इसका मतलब कि एक सोर्स ये है और डेस्टिनेशन ये है, दोनों एक दूसरे के लिए लोकल हैं। तो अगर ये लोकल पता चल जाए तो फिर हम आर्प इस्तेमाल करके इस डेस्टिनेशन का डी का मैक इससे मांग लेंगे, तो यूं हमारे पास डेस्टिनेशन मैक आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक और सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी डाल के अपना पैकेट भेज सकते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन अगर हमें सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी से ये मैसेज मिले कि ये दोनों एक दूसरे के लिए रिमोट हैं, यानी सोर्स यहां पे है, डेस्टिनेशन यहां पे है, ये दोनों एक दूसरे के लिए रिमोट हैं, तो फिर किसी भी सूरत हम इसका मैक नहीं फाइंड कर सकते, हम अपने गेटवे का मैक इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें उसका भी पता है तो गुड, नहीं पता तो हम इसको भी आर्प करके इससे, इस गेटवे से पूछेंगे तुम्हारा मैक क्या है, और हम यहां पे डेस्टिनेशन में अपने गेटवे का मैक लगा देंगे, और यूं हम ये पैकेट आगे इस राउटर को दे देंगे। जब यहां पहुंचेगा तो अब सोर्स ये बन गया, डेस्टिनेशन ये बन गया, ये डी बन गया, ये सोर्स बन गया। इसलिए अगर आप गौर करें तो पहले ये, मे आई कॉल इट पर्पल कलर, तो अगर ये पर्पल कलर है तो अब ये पर्पल नहीं रहा, ग्रीन हो गया। इसके मतलब लेयर 2 का हेडर बदल गया। क्यों बदल गया? कि सोर्स का एड्रेस भी बदल गया, डेस्टिनेशन भी बदल गया, दोनों चीजें बदल गई, लेकिन ओवरऑल सोर्स और ओवरऑल डेस्टिनेशन का आईपी नहीं बदला। इसलिए आप देख रहे हो कि हर केस में ये कलर तब्दील नहीं हुआ। जब यहां पहुंचे, अगेन इसको पता चला कि भाई मेरे लिए, मैं सोर्स हूं और डेस्टिनेशन मेरे लिए लोकल है अब,
तो ये इससे पूछेगा मैं आर्प करके अपना अपना मैक बताओ, तो ये अगेन डेस्टिनेशन में इसका मैक और सोर्स में अपना मैक डाल के इसको भेज देगा, इसलिए आप देख रहे हैं कलर बिल चेंज हो गया है। समझ आ रही? मैक एड्रेस समझ नहीं आई, ये चेंजेस समझ नहीं आई, वो समझ नहीं आई, अभी समझ आ जाती है। देखिए मैंने ये कहा कि जब सोर्स ने ये मालूम कर लिया कि ओ और फाइनल डेस्टिनेशन इज नॉट लोकल टू मी, और वो मैं कहा कि जब मैं आपको आईपी पढ़ाऊंगा तो उसे आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको पता होगा कि डेस्टिनेशन मेरे लिए लोकल है या रिमोट है। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर हमने कहा कि ये रिमोट है, जो कि इस केस में रिमोट है, तो फिर क्या होगा, हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस कि हम फाइनल डेस्टिनेशन का इंतजार करें, हम अपने राउटर की जो कि मेरा गेटवे है इसका मैक हासिल करूंगा। या तो मुझे पहले से पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैं आर्प के जरिए उससे मांग लूंगा, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल आर्प के जरिए मांग लूंगा, वो मुझे दे देगा। तो यूं मेरे पास अपना डेस्टिनेशन का मैक यानी गेटवे का मैक भी आ गया, और अपना तो पता ही पता है। तो यूं मेरा लेयर 2 का हेडर भी कंप्लीट हो जाएगा और लेयर 3 का हेडर भी कंप्लीट हो जाएगा, लेयर 2 भी और लेयर 3 भी। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं जी। जब यहां पहुंचा तो अब इसने इस इंटरफेस से निकलना है और इस इंटरफेस पे जाना है। तो अब सोर्स भी बदल गया, अब सोर्स ये नहीं रहा, ये सोर्स बन गया, और ये डेस्टिनेशन, क्योंकि ये अलग लैन है, ये अलग लैन है, अलग नेटवर्क है। तो इस अलग नेटवर्क पे इट मे बी अ लैन और इट मे बी अ वैन एज वेल, इसलिए मैं लैन लिखने को तरजीह नहीं दूंगा, सिर्फ नेटवर्क कहना पसंद करूंगा। अब यहां पे ये लगा देगा R1 अपनी इस इंटरफेस का सोर्स में यहां डाल देगा और डेस्टिनेशन में इसका एड्रेस यहां पे डाल देगा। तो इसलिए कलर हमने तब्दील कर दिया ताकि आपको फील हो कि इट इज डिफरेंट नाउ। जब यहां पहुंचा तो अब ये इंटरफेस सोर्स बन गई और ये डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन बन गई, ये इंटरफेस। अब यहां पे ये R2 क्या करेगा, सोर्स में यहां पे अपना एड्रेस डालेगा और यहां पे इसका एड्रेस डाल देगा। तो इसलिए देखिए कलर फिर एक दफा चेंज कर दिया ताकि आपको फील हो कि समथिंग इज चेंजिंग। क्लियर हो गया? एंड विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें सिर्फ ये बता रहा है कि जी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, जैसे इन दो को तो हमने स्टडी किया, लेकिन अभी मैंने दो राउटर्स के दरमियान, राउटर 1 और राउटर 2 है, इनके दरमियान में ये शो किया। यहाँ पे प्रॉब्ली पॉइंट टू पॉइंट या HDLC प्रोटोकॉल, कल मैंने HDLC बताया था, जब मुझे प्रॉब्ली मुझे नाम भूल गया, एक स्टूडेंट ने कहा था करके दिखाओ, तो वहां पे आपने देखा था कि HDLC आ गया था। तो दीज आर द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स विच, these are a few protocols which are available at layer 2. ये जो राउटर का मैक एड्रेस होता है ये इंटरफेस का हर एक इंटरफेस का, हर एक इंटरफेस का अपना मैक एड्रेस होता है। क्लियर? तो विद दिस चैप्टर इज ओवर लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड कमिंग वीक में इंशाल्लाह वी विल बी स्टार्टिंग विद दी इसकी एग्जांपल विच इज कॉल्ड ईथरनेट। तो हम ईथरनेट को लेयर 2 टेक्नोलॉजी के तौर पे फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। कोई क्वेश्चन? सर आपने ना पोस्टेज के बारे में बताया जी ओके। क्वेश्चन ये पूछा गया कि हब में और स्विच में, ईथरनेट स्विच, यहाँ पे बिजली का स्विच नहीं कह रहे, ईथरनेट स्विच में क्या ये एक ही चीज है या मुख्तलिफ है? तो डेफिनेटली ये मुख्तलिफ है। ये लेयर 1 का डिवाइस है और ये लेयर 2 का डिवाइस है। लेकिन इससे वो बंदा समझ जाता है जिनको लेयरिंग का पता होता है, जैसे अब आपको भी थोड़ा बहुत पता है, लेकिन जिनको नहीं पता होता उनके लिए कि ये हब जो है ये सिर्फ एक रीजनरेटर है, ये रीजनरेट करता है और प्लस ब्रॉडकास्ट करता है। यानी कि अगर ये हब है मिसाल के तौर पे 4 पोर्ट की, तो अगर यहां से मैंने इसको डेटा दिया और लेट करें कि ये डेटा इस पोर्ट के लिए है, तो ये इसको नहीं देगा सिर्फ, बल्कि ये सबको भेज देगा। तो ये फीचर है